नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन में पहली खबर राहुल गांधी से जुड़ी होगी। बता दें कि जहां राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे दिल्ली के एक सैलून पर पहुंचे हैं। वे यहां शेविंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी खबर साइक्लोन ताना को लेकर, जहां तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा में 4 लोगों की मौत हो गई है। तीसरी खबर पीएम मोदी से जुड़ी होगी। पीएम मोदी को लेकर है, जहां एनवीटीए सीईओ जैनसेन हुआंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे लीडर्स से आगे बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले उनसे एआई पर बात की थी, जबकि उस वक्त कोई भी एआई पर चर्चा नहीं कर रहा था। चौथी खबर एमपी से जुड़ी हुई है, जहां प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर इस साल प्रतिबंध नहीं हटेंगे। इसकी वजह यह है कि सरकार ट्रांसफर पर प्रतिबंध खत्म कर मिड सेशन में अव्यवस्था से बचना चाहती है। और चलिए पहली खबर का रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे दिल्ली के एक सैलून पर पहुंचे हैं। वे यहां पर शेविंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल ने लिखा, कुछ नहीं बचता है। आज के भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति की कहानी बयां करते हैं। ये सैलून अजीत चलाते हैं। उन्होंने राहुल को बताया कि कैसे वे दिन भर काम करते हैं ताकि दिन के आखिर में कुछ पैसे बचा सके। अजीत ने यह भी कहा कि राहुल से अपनी कहानी बताने के बाद उन्हें खुशी और संतुष्टि महसूस हुई है। अजीत राहुल से कह रहे हैं कि पहले सोचा था आगे भविष्य हमारा अच्छा होगा, लेकिन यहीं के यहीं रह गए। हम क्या करें, हम दिव्यांग हैं, जिंदगी ऐसे ही कट रही है। बच्चों का भविष्य अधर में है। आपके राज में हम बहुत खुश थे, कांग्रेस के राज में सुकून था। हम जैसे गरीबों को सहारा देने वाला कोई तो है। मुझे राहुल जी से मिलकर बहुत सुकून मिला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन ताना शनिवार रात तक पूरी तरह बेअसर हो जाएगा। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा में 4 लोगों की मौत हो गई है। ओडिशा में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बारिश और तूफान से 1,75,000 हेक्टेयर इलाके में फसल बर्बाद हो गई है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने बताया कि तूफान से पहले 8 लाख लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। दाना का असर आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी पड़ा। बिहार और झारखंड में बारिश जारी है। झारखंड में तापमान 6 डिग्री गिर गया है। अगले 24 घंटे तक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बारिश का अनुमान है। ओडिशा में सबसे ज्यादा नुकसान केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में हुआ है। तेज हवा से कई पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं। इससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। बता दें कि तूफान के चलते नजदीकी राज्यों झारखंड, बिहार में भी बारिश हो रही है। शुक्रवार को दक्षिण बंगाल के 8 जिलों में भारी बारिश होती रही। कोलकाता में 24 घंटे में 4 इंच पानी बरसा। हालांकि दोनों राज्यों में शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच हवाई और 10 बजे रेल ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। तो देखिए, साइक्लोन ताना का कहर देखने को मिल रहा है और काफी नुकसान इससे प्रदेशों को हो रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से साइक्लोन ताना का कहर देखने को मिल रहा है और इससे काफी नुकसान भी हो रहा है, हालांकि प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और रेस्क्यू भी किया जा रहा था, लोगों को शिफ्ट भी किया गया था, लेकिन फिर भी काफी कुछ नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या कुछ चेतावनी फिलहाल दी गई है? बिल्कुल वैष्णवी जी, देखिए लगातार 2-3 दिनों से दाना का तूफान का जो साइक्लोन का असर है वो लगातार बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले राज्यों में लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता और हावड़ा में इन 4 जगहों पर एक एक व्यक्ति की मौत, यानी कुल 4 व्यक्तियों की मौत बंगाल में हुई है। इसके अलावा ओडिशा में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यहाँ पर 2.25 लाख एकड़ की जो भूमि है वहां पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गई है। उड़ीसा के सीएम चरणजीत मांझी ने ये जानकारी दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। 8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर समुद्री तटों से निकाला गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा लगातार राहत और बचाव के काम दोनों जारी हैं। दाना का असर आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु समेत बिहार में भी लगातार पड़ रहा है, जिससे तापमान तो गिरा ही है,
लेकिन 2 दिनों से लगातार कई जगहों पर तेज तो कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है और ये जो पूरा असर है इस साइक्लोन का ये अगले 24 घंटे और बना रहेगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। ओडिशा में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन फसल बर्बाद हो गई है। फसल जो कि किसान काफ़ी मशक्क़त के बाद में उगाता है, काफ़ी मेहनत करता है और उसके बाद में जब इस तरीके के हालात बनते हैं, कोई जो फ़ायदा है फसल का वो किसानों को नहीं मिलता, तो ऐसे में वो बर्बादी की ओर जाते हैं। ऐसे में बात की जाए मुआवजे की, तो क्या कोई ऐलान किया गया है? जो नुकसान हुआ है यहाँ पर उसकी भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल वैष्णवी, देखिए इसके लिए लगातार केंद्र सरकार भी निगरानी बनाए हुए है और सर्वे के निर्देश दिए हैं। जैसे ही तूफान का असर कमजोर होता है, जिन राज्यों में प्रभावित राज्य हैं उन राज्यों में केंद्र सरकार जो है वो सर्वे कराएगी और उसके बाद राहत राशि राज्यों को वितरित की जा सकती है। राज्य भी अपनी तरफ से किसानों को और अन्य जो इसमें जिन लोगों के घर मकान टूटे हैं या नुकसान हुआ है उनको भी जो है वो लगातार मुआवजे देने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, चूंकि मैंने बताया वैष्णवी की लगातार भारी बारिश चल रही है, कई इलाकों में बाढ़ से हालात हैं, कुछ ज्यादातर शहरों में जिलों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है और यही वजह है कि फिलहाल प्रशासन की जो प्रायोरिटी है वो जान की हिफाजत की है और 8 लाख लोगों का रेस्क्यू जो किया गया है, लगातार लोगों का रेस्क्यू जारी है। और जैसे ही ये तूफान का असर कम होता है, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते हैं, उसके बाद जो है वो सर्वे करके राहत पहुंचाने के सेकंड फेज के काम शुरू होगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, जैसा कि यहाँ पर राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी इसका असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी क्या साइक्लोन दाना का थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ये राज्य जो है, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की, ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। कहीं कहीं हल्की बारिश जरूर हुई थी कल, लेकिन आज ऐसी कोई मौसम विपरीत नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा नुकसान वाले राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 2 राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें हैं। जहां उड़ीसा में 2.25 लाख एकड़ खेती बर्बाद हो गई है, वहीं पश्चिम बंगाल में 4 लोगों की मौत हुई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, खासतौर से समुद्री तट के जो तटीय इलाकों के जो रहवासी बस्ती थी, गांव थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। कई गांव के गांव जल गए, जहां मकानों में न सिर्फ पानी भरा है बल्कि घर पूरे डैमेज हो गए हैं। तो बड़ा नुकसान है, आकलन लगाना फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही तूफान का असर कम होगा, 1-2 दिन में सर्वे शुरू होगा और पूरे जो अपडेट आंकड़े हैं नुकसान के, वो हालात जो है वो बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी दी जा रही है कि इसका असर कब तक देखने को मिलेगा और कब तक जो हालात है वो सामान्य हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए शनिवार रात तक, यानी अभी हमको और इंतजार करना होगा। आज शुक्रवार है, शुक्रवार की रात और फिर शनिवार की रात, यानी कि लगभग 24 घंटे और जो है इसका असर बना रहेगा इन राज्यों में। तटीय इलाके जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, इनमें 24 घंटे लगातार जो है वो इसी तरीके की परेशानी होती रहेगी। चलिए ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, साइक्लोन दाना से बंगाल में 4 लोगों की मौत हुई है। साइक्लोन दाना का कहर देखने को मिल रहा है और इसके बाद में बात की जाए तो काफी कुछ नुकसान यहाँ पर लोगों को हुआ है। पहले से ही फिलहाल रेस्क्यू किया गया था, लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ से लोगों को शिफ्ट भी किया गया था ताकि लोग सुरक्षित रहे। तो देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जिस पर साइक्लोन दाना का असर भी देखने को मिला। तो साइक्लोन दाना का कहर देखने को मिल रहा है। किसानों को भी काफी कुछ नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो फसलों का नुकसान हुआ है किसानों को, उसकी भरपाई कब तक होगी। और चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारतीय टीम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच हार गई है। बता दें कि 12 साल बाद भारतीय टीम हारी है। भारत 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा है। न्यूजीलैंड ने 113 रन जीते हैं। भारत 12 साल बाद में घर में टेस्ट सीरीज हारा है। न्यूजीलैंड ने 113 रन से दूसरा मैच जीत लिया है। भारत में पहली बार सीरीज जीती भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है। टीम इंडिया को पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में
कीवियोट ने 113 रन से हराया है। इस जीत से कीवियोट ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है और आखिरी मुकाबला 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा है। तो देखिए, काफी लंबा वक्त था, 12 साल का, और ऐसे में जो भारत है वो घर में ही टेस्ट सीरीज हारा है। 12 साल बाद न्यूजीलैंड ने 113 रन से दूसरा मैच जीत लिया है। भारत में पहली बार सीरीज न्यूजीलैंड ने जीती है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है। टीम इंडिया को पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में कीवियोट ने 113 रन से हराया है। इस जीत से कीवियोट ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है और आखिरी मुकाबला 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो देखिए, अंतिम मुकाबला अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त बात करें तो भारत 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा है और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। न्यूजीलैंड ने 113 रन से दूसरा मैच जीता है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में खेल विशेषज्ञ कपिल भार्गव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कपिल जी, ये चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि पहले से तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत ये टेस्ट सीरीज हार जाएगा, लेकिन अब फाइनली जो खबर है वो सामने आ गई है। 12 साल बाद घर में ही भारत टेस्ट सीरीज हार चुका है। बिल्कुल वैष्णवी, भारत 12 साल के बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा है। ये बहुत बड़ी करारी हार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत खुद अपने जाल में फंसा है। जिस तरीके से उन्होंने पिच का निर्माण हुआ था, पिच जिस तरीके से खेल रही थी, वहां स्पिनर्स को मदद थी, तो इसमें भारत की करारी हार हुई है। पूरे स्पिनर्स को जो स्पिनर्स हैं वो जाल में फंस गए थे। तो ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक हार है, क्योंकि 12 साल के बाद भारतीय टीम को इस सीरीज में हार मिली है। बिल्कुल कपिल जी, जिस तरीके से 68 साल बाद न्यूजीलैंड ने कब्जा जमाया है और ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन घर में ही हारना भारत के लिए एक चौंकाने वाली बात है। इसमें कई तरह की कमियां भी पाई गई है। आपने जैसा कि पहले भी बताया था कि रणनीति बहुत मजबूत होनी चाहिए थी, रणनीति भारतीय टीम में दिखाई नहीं दी थी, और यही इस वजह ये कारण कह सकते हैं। बिल्कुल वैष्णवी, देखिए पुणे में जिस तरीके से पिच बनी थी वो स्पिनरों को मदद कर रही थी, तो न्यूजीलैंड ने इस कंडीशन का पूरा फायदा उठाया। वहां पे सेंटेनर की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी की, पहली पारी में भी शानदार गेंदबाजी की, लगातार वो बढ़िया गेंदबाजी करते रहे। और हमारे जो गेंदबाज है रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, तो उतना ज्यादा फायदा भारतीय टीम नहीं उठा पाई। पहली पारी में भी भारतीय टीम बहुत जल्दी सिमट गई थी। तो कुल मिला के 2 मैचों में भारतीय टीम की हार हो गई है, मतलब पूरी सीरीज हार गई है। तो ये एक करारी शिकस्त है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, देखिए, ये करारी हार तो थी, लेकिन क्या लगता है कपिल जी, जिस तरीके से अभी आखिरी जो अंतिम मुकाबला है वो बाकी है और वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुंबई में, तो ऐसे में जब आपने रणनीति की बात पहले कही थी कि रणनीति होनी चाहिए थी भारतीय टीम में, तो अब कौन सी जो बातें हैं वो भारतीय टीम को याद रखना चाहिए और पूरी प्लानिंग करना चाहिए जीत के लिए? देखिए, अब ये लास्ट मुकाबला है, अब ये करो मरो होगा। एक्चुअली 2 मैच तो हार चुकी है भारतीय टीम और सीरीज न्यूजीलैंड जीत चुकी है। अब भारतीय टीम पूरी प्लानिंग के साथ लास्ट जो टेस्ट मैच है वो खेले, वानखेड़े में खेला जाएगा, जहां पे बल्लेबाजों को मदद मिलती है। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से रणनीति बनाती है, प्लानिंग करती है। एक मैच्योरिटी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा वानखेड़े में, और इसके लिए गौतम गंभीर, रोहित शर्मा दोनों को काम करना होगा। बिल्कुल, देखिए, स्पिन अटैक की अगर बात करें तो मिचेल सैंटनर ने इस मैच में 13 विकेट झटके हैं, और ऐसे में स्पिन अटैक को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम स्पिनर की बात करें तो पुणे में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की सैंटनर ने। अगर हम भारतीय स्पिनरों की बात करें, रविंद्र जडेजा और साथ में रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर, तीनों ने भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की, पर इस पूरे मैच में, पूरे टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम हावी रही और इसका ये परिणाम निकला कि न्यूजीलैंड ने चारों जो सभी फॉर्मेट है उसमें बहुत शानदार प्रदर्शन किया। अगर हम बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें और गेंदबाजी की बात करें, तो शानदार प्रदर्शन किया है न्यूजीलैंड की टीम ने, इसलिए पूरी सीरीज उनके नाम रही।
चलिए कपिल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, न्यूजीलैंड जीत चुका है और भारतीय टीम का, जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था प्रदर्शन को देखते हुए, और अपने ही घर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हार चुकी है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है। टीम इंडिया को पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में कीवियो ने 113 रन से हराया है और इस जीत से कीवियो ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एनवीडीए सीईओ जेनसेन हुआंग ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे लोगों से काफी आगे हैं। उन्होंने बताया है कि 6 साल पहले जब कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर बात नहीं करता था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे अपनी कैबिनेट को एआई पर जानकारी देने के लिए कहा था। जेनसेन हुआंग हाल ही में बताया कि लगभग 6 साल पहले जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था, तब उन्होंने मुझे अपनी कैबिनेट से मिलने और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने के लिए कहा था। उन्होंने ये जानकारी हाल ही में रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी से बातचीत के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित था। ये पहला मौका था जब किसी गवर्नमेंट लीडर ने मुझे अपनी कैबिनेट को इस विशेष विषय पर बात करने के लिए कहा। एनवीडीए सीईओ ने बताया कि वो आश्चर्यचकित इसलिए थे क्योंकि उस वक्त कोई भी एआई पर बात नहीं कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर इस साल प्रतिबंध नहीं हटेंगे। इसकी वजह यह है कि सरकार ट्रांसफर पर प्रतिबंध खत्म कर मिड सेशन में अव्यवस्था से बचना चाहती है। यदि ट्रांसफर से प्रतिबंध हटा तो इसका सीधा असर कर्मचारियों के साथ ही उनके बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए अब अगले साल मार्च या अप्रैल में ट्रांसफर पर बैन हटने की संभावना है। मोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने भी इसके संकेत दिए हैं। अब ट्रांसफर न होने का सबसे बड़ा कारण स्कूल शिक्षा के प्रभावित होने को बताया जा रहा है। बहुत जरूरी हुआ तो सीएम समन्वय से ट्रांसफर किए जाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश के कर्मचारी ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर कई बार मंत्रियों ने भी कैबिनेट बैठक और अन्य मौकों पर सीएम से प्रतिबंध शिथिल करने की मांग रखी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे टालते जा रहे हैं। सितंबर में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में इस पर काफी देर रात तक चर्चा हुई थी। तब सीएम ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रतिबंध हटाने का आश्वासन देकर बात टाल दी थी। अक्टूबर में हुई कैबिनेट बैठकों में इस पर चर्चा नहीं हुई है, इसलिए अब इसका टलना तय माना जा रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी जल्द ही आ सकती है, लेकिन मिड सेशन में अगर ट्रांसफर होता है तो ऐसे में कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा। ये एक काफी अच्छी पहल की गई है, क्या कुछ कहेंगे? की जाए तो अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी को लागू नहीं किया गया। हालांकि ड्राफ्ट 2 महीने पहले ही बनकर तैयार है और इस पर अगर बात की जाए तो कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साथ ही लगभग दर्जन भर से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जो इस समय ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने के फेवर में नहीं है। और ये अनौपचारिक चर्चाओं में तमाम कैबिनेट के बीच में ये चर्चाएं जब हुई तो ये सामने निकल कर आया। साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले जब इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री थे तो उस समय स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भी इस तरीके की जो सिफारिशें हैं वो कैबिनेट में रखी गई थी और कहीं ना कहीं उसको पॉलिसीज में पहले भी जो है वो लाने की बात कही गई थी। जो कहा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कि अगर ट्रांसफर पॉलिसी मिड सेशन आती है यानी कि नवंबर दिसंबर के समय या अक्टूबर के समय आती है तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगी। और यही कारण है कि उस समय भी शिक्षा विभाग ने ये सिफारिश की थी कि मिड सेशन में ट्रांसफर ना किए जाएं। और उसी रिपोर्ट का और उन्हीं सिफारिशों का हवाला इस बार भी जब ट्रांसफर पॉलिसी आनी है तो उन्हीं सिफारिशों का हवाला जो है कैबिनेट की अनौपचारिक चर्चाओं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिया है। और साथ ही लगभग ऐसे दर्जन भर मंत्री हैं और जिनमें स्कूल शिक्षा विभाग से, स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग से भी जुड़े जो मंत्री हैं, चाहे वो राव उदय प्रताप हो या इंदर सिंह परमार हो, इन नेताओं इन मंत्रियों की तरफ से भी लगातार
लगातार मिड सेशन में ट्रांसफर नीति लागू करने को लेकर विरोध जो है वो किया गया है। यही कारण है कि अब जो है जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो अब अगले सेशन में, यानी कि जो एजुकेशनल सेशन होता है अगला, उस समय ही ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किए जाने की खबरें हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक दृष्टि से जो ट्रांसफर है वो लगातार किए जाते रहेंगे, उसमें केवल और केवल मुख्यमंत्री का समन्वय जो होगा वो उसी के आधार पर ये जो ट्रांसफर है जो अभी कुछ दिनों से चल भी रहे हैं, चाहे वो IAS IPS के कुछ ट्रांसफर हो या फिर दूसरे विभागों के ट्रांसफर हो, प्रशासनिक दृष्टि से जहां पर जरूरत पड़ रही है उन ट्रांसफर्स को केवल मुख्यमंत्री के समन्वय के बाद ही जो है वो किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। नया सेशन जब शुरू होगा तभी जो है ये नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, ताकि बच्चों का जो सेशन के बीच में डिस्टर्बेंस है वो ना हो। क्योंकि देखिए नवंबर का महीना लगने वाला है, ऐसे में अगर बात की जाए तो बोर्ड एग्जाम्स की बात करें या फिर सेशनल्स की बात करें, इंटरनल एग्जाम्स की बात करें, तमाम जो चीजें हैं वो अब आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए लाइन अप है। और यही कारण है कि ट्रांसफर पॉलिसी अभी भी डिले होगी, नए सेशन में ही ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। जी, सेशन में अगर ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती है तो इससे कई अव्यवस्थाएं भी होती है। प्रखर बात की जाए स्कूल में बच्चों की तो स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब होती है। ऐसे में विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो क्या आगे ये विरोध और बढ़ सकता है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो फिर से शुरू होगी। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल कैबिनेट में तो तमाम जो मंत्री हैं, लगभग जो मैंने पहले भी कहा, लगभग दर्जन भर मंत्री ट्रांसफर पॉलिसी को अभी लागू करने के फेवर में नहीं है। मुख्यमंत्री भी उन नॉन फेवर नहीं करने वाले मंत्रियों में से शामिल हैं। साथ ही कुछ कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी इस तरीके की मांग जो है वो लगातार अपने विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई जाती रही है अलग अलग समय पर, और उन मांगों को भी ध्यान में रखते हुए ये जो है ट्रांसफर पॉलिसी को डिले किया गया है। सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों को किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस, बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर ट्रांसफर होता है, अगर मसलन अगर बात की जाए भोपाल से किसी अधिकारी का ट्रांसफर अगर बालाघाट होता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे विसंगतियां देखने को मिलेंगी, जिनमें नंबर एक तो ये कि जो बच्चे हैं, जो अधिकारियों के जो बच्चे हैं उनके स्कूल एजुकेशन में अवरोध पैदा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो शिफ्टिंग के दौरान भी अधिकारियों को स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की बातें भी कर्मचारी और अधिकारी, ये देखने वाली बात होगी कि जो विरोध देखने को मिल रहा है आगे क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि अगले साल बात कही जा रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी फिर से लागू होगी। शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर इस साल प्रतिबंध नहीं हटेंगे और मिड सेशन में तो ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि सरकार ट्रांसफर पर प्रतिबंध खत्म कर मिड सेशन में अव्यवस्था से बचना चाहती है, और इसी को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल तक जो ट्रांसफर है वो टल सकते हैं और अगले साल नई ट्रांसफर पॉलिसी सामने आएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां भोपाल में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। संगठन चुनाव को लेकर बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद वीडी शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है, जहां वीडी शर्मा ने कहा कि संगठन पर्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1,60,00,000 की सदस्यता की है। 15 नवंबर तक और नए सदस्य बनाए जाएंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी विधायक और सांसद और सभी पदाधिकारी संगठन चुनाव के लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन सबसे जीवंत संगठन है, सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल है। संगठन के कार्यक्रमों में सरकार की उपलब्धियां को भी जोड़ा जाएगा। तो देखिए, वीडी शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत संगठन, बीजेपी की बैठक जो थी वो खत्म हो गई है और इसमें संगठन चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रखर लगातार हमारे साथ में न्यूज रूम से बने हुए हैं। प्रखर, संगठन चुनाव को लेकर के इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, क्या रणनीति बनाई गई है?
वैष्णवी, बिल्कुल संगठन चुनाव को लेकर ये मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें केवल और केवल फोकस संगठन के चुनाव पर रहा, जो कि अगर बात की जाए तो 10 से 20 तारीख के बीच में जो है वो संगठन के चुनाव शुरू होंगे। बूथ स्तर पर 10 से 20 तारीख तक चुनाव होंगे, जो कि बूथ अध्यक्षों के चुनाव होंगे। बूथ अध्यक्षों के चुनाव के साथ ही अगर बात की जाए तो बूथ समितियों का भी जो है वो गठन किया जाएगा। बात की जाए तो जो अलग अलग स्तर के चुनाव होंगे उसमें खासतौर पर अगर बात की जाए तो तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं या सरपंच हैं या फिर पंचायत के सदस्य हैं, उन तमाम पार्टी के नेताओं की जो पसंद है उनको आगे रखा जाएगा। अगर बात की जाए बूथ के जब अध्यक्षों के चुनाव होंगे तो उस दौरान जो पार्टी के पार्षद हैं या फिर जो पंचायत स्तर पर सरपंच या फिर पंचायत के सदस्य हैं, उनकी जो राय होगी उसी के हिसाब से जो है वो बूथ अध्यक्ष का चुनाव होगा। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो ज्यादातर सिंगल नामों को आगे करने की कवायद होगी। एक सिंगल नाम आएगा और वही चुना जाएगा। कुछ इसी तरीके से चुनाव संगठन का होगा। वहीं अगर बात की जाए तो इसके बाद जब मंडल के या फिर जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे, उस समय भी अगर बात की जाए तो मंत्री, विधायक और के साथ साथ जो मेयर होंगे स्थानीय, उनकी जो राय होगी उसी के आधार पर नेताओं को आगे बढ़ाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर बात की जाए तो इस बैठक के अंदर जो 3 घंटे तक चली लगभग, उसके अंदर जो कांग्रेस से भी जो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, उनके भविष्य को लेकर भी बड़ा गहन मंथन जो है वो किया गया है। जी देखिए प्रखर, जो संगठन चुनाव को लेकर के कवायद तेज है और ऐसे में जो नई रणनीति है संगठन चुनाव को लेकर के वो बनाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये बैठक खत्म हो चुकी है और संगठन चुनाव को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, रणनीति बनाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं और ऐसे में नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है बीजेपी को। तो देखिए जिस तरीके से संगठन चुनाव की कवायद बीजेपी में तेज है और ये महत्वपूर्ण एक बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में रखी गई थी, जिसमें रणनीति संगठन चुनाव को लेकर के बनाई गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।